प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में आज हम हिंदी कालांश में आपकी पूरक पाठ्य पुस्तिका भारत की खोज का अध्याय 4 पढ़ेंगे। इस अध्याय का नाम है युगों का दौर और इसका उपभाग है गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। इसका पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि मेनांडर अर्थात राजा मिलिंद जो था वो किस तरह का राजा था, किस तरह का शासक था, और ऐसे ही अन्य शासकों के बारे में, जैसे चंद्रगुप्त है ना, कितने महान शासक हुए वे और किस प्रकार से उन्होंने नए हमलावरों को हराया और गुप्त साम्राज्य की स्थापना की। तो चलते हैं, इस भाग में आगे बढ़ते हैं और अन्य शासकों के बारे में जानते हैं। 320 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का युग आरंभ हुआ। इस साम्राज्य में एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ पे बताया है कि जो चंद्रगुप्त हैं उनके द्वारा ही गुप्त साम्राज्य आरंभ हुआ, शुरू हुआ गुप्त साम्राज्य का युग। तो कब आरंभ हुआ? 320 ईस्वी में। इस साम्राज्य में कोई एक शासक नहीं था, एक के बाद एक कई महान शासक हुए जो क्या करते थे, युद्ध और शांति दोनों कलाओं में सफल हुए। युद्ध करते थे अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, परंतु उनके राज्य में शांति भी हुआ करती थी। लगातार हमलों ने विदेशियों के प्रति प्रबल विरोधी भावना को जन्म दिया। विरोधियों को अपने देश से खदेड़ कर बाहर निकालने की भावना जो थी वहाँ के लोगों में प्रबल होती चली गई और देश के पुराने ब्राह्मण क्षत्रिय तत्वों को मातृभूमि और संस्कृति दोनों की रक्षा के बारे में सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जो ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग थे वे अपनी मातृभूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए तत्पर हो गए। जो विदेशी तत्व यहाँ घुल मिल गए थे उन्हें स्वीकार कर लिया गया, लेकिन हर नए आने वाले को प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा और पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी। अर्थात जो विदेशी आए थे वो यहाँ पे घुल मिल तो गए थे, यहाँ पे समा गए थे संस्कृति में और वहाँ के लोगों ने उन्हें स्वीकार तो कर लिया था, परंतु उन्हें यहाँ पर आने में काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। पुराने ब्राह्मण आदर्शों के आधार पर, यानी जो ब्राह्मण वर्ग था उनके आधार पर, उनके आदर्शों के आधार पर सजातीय राज्य कायम करने का प्रयास किया गया। मतलब ब्राह्मण जाति के ही लोगों को वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पे राज्य करने के लिए प्रयास किए गए। लेकिन क्रमशः इन आदर्शों में ऐसी कट्टरता विकसित होने लगी थी जो इनके स्वभाव के विपरीत थी और फिर क्या होने लगा कि उनमें कट्टरपंथी जो स्वभाव था वह आने लगा। आरंभ में जब आर्य यहाँ उस स्थान पर आए जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था, तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे कायम किया जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते गए, लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमलों ने उसे हिला दिया। अब क्या हुआ कि आरंभ में सबसे पहले कौन आए थे? आर्य यहाँ पर आए थे, जिसे उन्होंने आर्यावर्त या भारतवर्ष कहा था। भारत को क्या कहा गया? भारतवर्ष या आर्यावर्त कहा। तब भारतवर्ष के सामने समस्या यह थी कि इस नई जाति और संस्कृति के बीच समन्वय कैसे स्थापित किया जाए।
तो जाति और संस्कृति के बीच में मेल जोल कैसे रखा जाए, समन्वय इन्हें दोनों के बीच में जो है एक पुल होता है, दोनों के बीच में समानता कैसी रखी जाए। भारत ने इस स्थिति का सामना करते हुए मिली जुली भारतीय आर्य संस्कृति की मजबूत बुनियाद पर निर्मित एक स्थायी हल प्रस्तुत किया, अर्थात इन दोनों के मेल से भारतीय और आर्य की एक संस्कृति पैदा हुई। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ आए और जज्ब होते चले गए, और जैसे चीनी लोग आए या दूसरे लोग आए तो वे क्या हो गए, इसमें समाते चले गए, वो भी इसी में घुल मिल गए। लेकिन समय समय पर अजीब रस्मों रिवाज वाले अजनबी लोगों के हमले ने उसे हिला दिया। बीच बीच में क्या होता गया, बाहर से दूसरी जाति के लोग भी, दूसरी जगह से लोग आते गए, और बीच बीच में इसी कारण कई बार हमले भी हुए। वह इन हमलों को अनदेखा नहीं कर सकता था, क्योंकि इन्होंने केवल उसके राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि उसके सांस्कृतिक आदर्शों और सामाजिक ढांचे के लिए भी खतरा पैदा कर दिया। अब बीच बीच में जब देखा कि दूसरे जगह से, दूसरे देशों से, आसपास के देशों से लोग आने लगे, उनकी संस्कृतियाँ जब इनमें घुल मिल नहीं पाई, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे भारतीय सांस्कृतिक आदर्श जो थे, उनका जो सामाजिक ढांचा था, वह भी कहीं न कहीं डगमगाने लगा। इनके विरुद्ध जो प्रतिक्रिया हुई उसका रूप मूलतः राष्ट्रवादी था। उसमें राष्ट्रवाद की शक्ति भी थी और संकीर्णता भी। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसकी व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, वह इस राष्ट्रवाद का प्रतीक बना। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयता की बुनियाद में मौजूद है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा देश है वो शुरू से ही क्या है, राष्ट्रवादी देश रहा है। राष्ट्रीयवादिता की उसमें शक्ति रही है। कहीं ना कहीं उसे संकीर्णता भी आती है, छोटापन भी आता है। धर्म और दर्शन, इतिहास और परंपरा, रीति रिवाज और सामाजिक ढांचा, जिसके व्यापक घेरे में उस समय के भारत के जीवन के सभी पहलू आते थे, जिसे क्या कहा गया, ब्राह्मणवाद या हिंदूवाद कहा गया, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोगों का ज़्यादा बोलबाला था, ब्राह्मण जाति जो थी उसका ज़्यादा बोलबाला था। तो वह इस राष्ट्रवाद का क्या बन गया, प्रतीक बन गया। यह दरअसल राष्ट्रीय धर्म था, जिससे वे तमाम गहरी जातीय और सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ प्रभावित हुई, जो आज हर जगह राष्ट्रीयवादिता की बुनियाद में मौजूद है। राष्ट्रीयवादिता के नाम को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय धर्म कहते हैं, और वही हमारे देश की मजबूती है, या कहें कि बुनियाद है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारतीय विचार से हुआ था, उसके लिए भारत वह पुण्य भूमि थी जहाँ बुद्ध ने जन्म लिया, उपदेश दिया और वहीं उनका निर्माण हुआ। पर बौद्ध धर्म मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय था, विश्व धर्म था। जैसे जैसे उसका विकास और विस्तार हुआ, वैसे वैसे उसका यह रूप और विकसित होता गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जो बौद्ध थे, उनकी जन्मभूमि, पुण्य भूमि यही थी। बुद्ध ने यहीं जन्म लिया था और यहीं से बौद्ध धर्म का विकास होना शुरू हुआ। उन्होंने यहीं पे, यानी बुद्ध ने यहीं पे उपदेश दिया, उन्होंने यहीं पे निर्वाण लिया। और बौद्ध धर्म जो था वो अंतर्राष्ट्रीय धर्म था, सभी जगहों पर, सारे देशों में व्यापक था। वह विश्व धर्म कहलाया और उसका विकास और विस्तार होता चला गया। इसलिए पुराने ब्राह्मण धर्म के लिए स्वाभाविक था कि वह बार बार राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रतीक बने। परंतु यही बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म था वो अंतर्राष्ट्रीय था। यहाँ पे पुनर्जागरण के प्रतीक के रूप में ब्राह्मण धर्म का सर्वोपरि होना इसीलिए स्वाभाविक सी बात थी। यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातीय तत्वों के प्रति तो सहनशील और उदार था, पर विदेशियों के प्रति उसकी उग्रता बराबर बढ़ती जाती थी और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता था।
ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी। अब यह धर्म और दर्शन भारत के भीतरी धर्मों और जातियों के प्रति तो सहनशील था। अब ये जो भारतीय मूल धर्म हमारा था, जिसमें ब्राह्मण धर्म को सर्वोपरि रखा गया था, राष्ट्रीय धर्म माना गया था, वह जो दूसरे हमारे भीतरी धर्म थे भारत के में अन्य धर्म थे, जातीय तत्व थे, उनके प्रति तो सहनशील था, उन्हें तो समझता था और उनके प्रति सहानुभूति भी रखता था। परंतु जो बाहर से आने वाले विदेशी थे उनके पीठ के प्रति वो बहुत ही उग्र था, बहुत ही क्रूर, हम कह सकते हैं कि क्रूर था, और वह अपने आप को उनके प्रभाव से बचाने की कोशिश करता रहा। ऐसा करने से उनमें जो राष्ट्रवादी चेतना पैदा हुई थी वह अक्सर साम्राज्यवाद की शक्ल अख्तियार करने लगती थी। अब क्या हुआ कि उसके कारण राष्ट्रीयवाद की भावना और प्रबल होती चली गई और उसके कारण वो साम्राज्यवाद की शक्ल लेने लगी। गुप्त शासकों का समय बहुत प्रबुद्ध, शक्तिशाली, अत्यंत सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरपूर था। अब जब हम गुप्त शासक की बात करें 320 ईस्वी की, वह जो शासनकाल था बहुत ही प्रबुद्ध, शक्तिशाली, सुसंस्कृत और तेजस्विता से भरा था। फिर भी उसमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियां विकसित हो गई। इनके बहुत बड़े शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। साहित्य और कला की दृष्टि से यह बहुत शानदार समय था। अर्थात जो समुद्रगुप्त का समय था, वो जो समय था उस समय साहित्य और कला का भरपूर विकास हुआ और इसीलिए साहित्य और कला की दृष्टि से इसे बहुत ही अच्छा समय माना जाने लगा। यहाँ पे देखिए समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए उनका एक सिक्का यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में। चौथी शताब्दी के आरंभ से लेकर 150 वर्ष तक गुप्त वंश ने उत्तर में एक बड़े शक्तिशाली और समृद्ध राज्य पर शासन किया। चौथी शताब्दी से लेकर तो 150 वर्ष तक जो गुप्त वंश थे, यानी गुप्त का एक शासक के बाद दूसरा शासक जो आता गया, उन्होंने उत्तर भारत के बड़े ही शक्तिशाली बलवान और समृद्ध राज्य पर शासन किया। वह दौर ही था, गुप्त युग ही कहा गया है उसे। इसके बाद लगभग 150 वर्ष तक उनके उत्तराधिकारी अपने बचाव में लगे रहे और साम्राज्य सिकुड़कर लगातार छोटा होता चला गया। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी लगातार भारत पर हमला कर रहे थे। ये गोरे खून कहलाते थे, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटमार की। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया और उनके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्तों के वंशज बालादित्य ने उसके प्रति उदारता का व्यवहार किया और उसे भारत से लौट जाने दिया। मिहिरगुल ने इसके बदले लौटकर अपने मेहरबान पर कपटपूर्ण हमला कर दिया। अब यहाँ पे बताया गया कि 150 साल तक तो जो गुप्त वंश था वह शासन करता रहा, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी हुए बाद में वे अपने बचाव में ही लगे रहे। एक के बाद एक उनके ऊपर आक्रमणकारी हमले होते रहे और उनका जो साम्राज्य था वो सिकुड़ता चला गया। मतलब वे अपने राज्य को बचा नहीं पाए, वह संकीर्ण होता चला गया। कौन थे हमलावर? गोरे खून। मध्य एशिया से नए आक्रमणकारी भारत पर हमला करने लगे और ये थे गोरे खून, जिन्होंने मुल्क में बड़ी लूटपाट मचा रखी थी। अंततः यशोवर्मन के नेतृत्व में संगठित होकर उन पर आक्रमण किया गया। अर्थात जो गुप्त शासक थे उन्होंने यशोवर्मन के नेतृत्व में आक्रमण किया और उसके सरदार मिहिरगुल को बंदी बना लिया गया। किसके? गोरे खून का जो सरदार था मिहिरगुल, उसको बंदी बना लिया गया। लेकिन गुप्त शासकों के जो वंशज थे बालादित्य ने उसके प्रति बड़ी उदारता और सहानुभूति रखी और उसे भारत से लौट जाने दिया। परंतु इसके बदले में मिहिरगुल ने क्या किया? बदला लेकर उस पर कपटपूर्ण यानी छल किया और फिर से हमला कर दिया। उत्तर भारत में हुणों का शासन बहुत थोड़े समय रहा।
लगभग आधी शताब्दी। उनमें से बहुत से लोग देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में यहीं रह गए। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे। इनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। वे कट्टर बौद्ध थे। यहाँ पे बताया कि जो हूण हैं, उन्होंने जो हूण लोग थे, उन्होंने उत्तर भारत में लगभग आधी शताब्दी तक शासन किया। उनमें से बहुत से लोग जो थे देश में छोटे छोटे सरदारों के रूप में रहने लगे। वे कभी कभी परेशानी पैदा करते थे, मतलब बार बार अपना शासन बढ़ाने के लिए हमले किया करते थे और भारतीय जन समुदाय के सागर में जज्ब होते जाते थे। परंतु भारतीय जन समुदाय इतना बड़ा था कि वे इसके सागर में क्या हो जाते थे, उन्हीं में फिर घुलने मिलने लगे। उनमें से कुछ सरदार 7वीं शताब्दी के आरंभ में आक्रमणकारी हो गए। कहीं ना कहीं फिर उन्होंने अपना जो प्रवृत्ति थी, आक्रमणकारी प्रवृत्ति, फिर से उसे अपनाया और फिर से लगभग 7वीं शताब्दी के आरंभ में फिर उन्होंने भारत के जो शासक थे उन पर आक्रमण करना शुरू किया। उनका दमन करके कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक एक बहुत शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। और फिर वापस से किया हुआ कि कन्नौज के जो राजा हर्षवर्धन थे, उन्होंने इन हूणों का दमन किया, उन्हें नष्ट किया और एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। कहाँ से? उत्तर से लेकर मध्य भारत तक। वे कट्टर बौद्ध थे, वे भी बौद्ध धर्म को ही मानते थे। कौन? राजा हर्षवर्धन। उनका महायान संप्रदाय अनेक रूपों में हिंदूवाद से मिलता जुलता था। उन्होंने बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों को बढ़ावा दिया। उन्हीं के समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुआन त्सांग भारत आया था। कब? 629 ईस्वी में। हर्षवर्धन कवि और नाटककार थे। उसके अपने दरबार में बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी को सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया था। हर्ष की मृत्यु 648 ईस्वी में हुई थी। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया से फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। तो यहाँ पर देखिए राजा हर्षवर्धन, जिन्होंने उत्तर से लेकर मध्य भारत तक पूरा अपना जो शक्तिशाली राज्य कायम किया। और वहीं चीनी जो यात्री बताया यहाँ पर हुआन त्सांग, जिसने क्या किया, ये भी भारत आया था। तो यहाँ पर बताया गया कि जो हर्षवर्धन कवि और नाटककार थे, हर्षवर्धन एक महान कवि और नाटककार हुए। उन्होंने बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों को बढ़ावा दिया। उसने अपने दरबार में क्या किया, बहुत सारे कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया और अपनी राजधानी उज्जैनी, जो उज्जैन के नाम से प्रसिद्ध है, उसे सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रसिद्ध केंद्र बनाया। और हर्षवर्धन जो राजा शासक थे, उनकी मृत्यु हुई 648 ईस्वी में। यह लगभग वह समय था जब अरब के रेगिस्तानों से अफ्रीका और एशिया में फैलने के लिए इस्लाम सिर उठा रहा था। मतलब इस्लाम धर्म भी इस समय क्या कर रहा था, विस्तार कर रहा था अपना। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर आज कुछ अन्य शासकों के बारे में पढ़ा। अगले भाग में हम कुछ अन्य शासकों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।